Hello friends, in this lecture we will cover indirect acting cholinergic drugs, atropine poisoning and Alzheimer disease. ओके, तो हमने जो पहला लेक्चर था, इससे पहला जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था डायरेक्ट एक्टिंग कॉलिनर्जिक ड्रग्स. ओके, तो आपने सबसे पहले एक ये पॉइंट याद करना है, गोल्डन रूल टू रिमेंबर इन कॉलिनर्जिक सिस्टम. क्या याद करना है? if you want to increase parasympathetic activity then you have to increase acetylcholine. ये मन में रट लेना है, क्यों? क्योंकि अगर नहीं समझे तो फिर उसको रटना ही पड़ेगा. ओके, फिर हमने देखा था, समझा था कि एसिटाइलकोलिन बन कैसे रहा है, कैसे उसका सिंथेसिस हो रहा है, कहाँ वो स्टोर हो रहा है. तो देखा था कि जो कोलिन है वो एज अ रॉ मटेरियल हम बाहर से लेते हैं, फिर ये अंदर आके, यानी ये जो न्यूरॉन के अंदर आके कोलिन एसिटाइलकोलिन में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ चैट एंजाइम. फिर ये एसिटाइलकोलिन ये जो वेसाइकल्स हैं इसमें ये स्टोर होता है. फिर इन एसिटाइलकोलिन का फिर एक्सोसाइटोसिस होता है. फिर एसिटाइलकोलिन ये जो रिसेप्टर्स हैं इनको स्टिमुलेट करा देते हैं. ओके, फिर हमने यहाँ पर ये भी समझा था कि एसिटाइलकोलिन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, और हाइड्रोलिसिस कौन करा रहा है? एसिटाइलकोलिन एस्टरेज. फिर ये ब्रेक डाउन हो रहा है एसीटेट और कोलिन में. ओके, फिर ये कोलिन हमने समझा था कि ये इस तरीके से यहाँ से फिर ये रीअपटेक हो जाता है कोलिन का. ओके, फिर उसके बाद हमने समझा था कि जो ड्रग्स हैं, कॉलिनर्जिक ड्रग्स हैं, वो दो पार्ट में डिवाइडेड हैं, दैट इज़ डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग. तो डायरेक्ट एक्टिंग में समझा था हमने पिछले लेक्चर में, और कंप्लीट भी किया था कि जो ड्रग डायरेक्ट रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करा के एसिटाइलकोलिन बढ़ा दें उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्टिंग. ओके, वेयरएज जो ड्रग एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर्स हों और इसको इस तरीके से प्रोसेस को रोक दें, तो वो ड्रग्स कौन सी होती हैं? इनडायरेक्टली एक्टिंग. क्योंकि इनडायरेक्टली एक्टिंग इसीलिए हो रही हैं क्योंकि अगर ये यहाँ पर ये प्रोसेस बंद हो गई तो एसिटाइलकोलिन ऑब्वियस है बढ़ने लगेगा, और यही तो हमें चाहिए पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी के लिए. ओके, फिर अब हम इसका भी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स का. इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स कौन सी हुई? एसिटाइलकोलिन इनहिबिटर्स. ओके, तो इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. तो रिवर्सिबल कौन सी होंगी? कह सकते हैं हम इनको ईजिली, हम इसको रिवर्स कर सकते हैं बाय रिमूविंग द ड्रग. और इरिवर्सिबल कौन सी होंगी? कि परमानेंटली आप इनएक्टिवेट करते हो एंजाइम को और रिसेप्टर्स को. ये किस में हम देखेंगे? ये हम देखेंगे पॉइजनिंग में. ओके, फिर अभी हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल के बारे में. तो रिवर्सिबल भी लिपिड सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल में डिवाइड किया गया है. तो इनकी एक एक ड्रग है वो हम समझ लेते हैं. तो उस ड्रग का जो लिपिड सॉल्युबल है उस ड्रग का नाम है फाइजोस्टिगमिन. ओके, फाइजोस्टिगमिन. और वाटर सॉल्युबल है, इस ड्रग का नाम है नियोस्टिगमिन. ओके, तो ड्रग में ही लिखा है कि कौन सी सॉल्युबल है और कौन सी इनसॉल्युबल. तो इसमें SO लिखा है, SO से हम समझ सकते हैं सॉल्युबल. ओके, यहाँ पर लिखा है नियोस्टिगमिन, यानी नियो का मतलब नहीं, नो, और एस से हम क्या समझते हैं? सॉल्युबल. तो ये सॉल्युबल नहीं है. ओके, तो लिपिड सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल हमने हमारे फार्माकोकाइनेटिक्स के एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से समझा था कि जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होंगी वो ईजिली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाती हैं, और वेयर एज वाटर सॉल्युबल नहीं क्रॉस कर पाती हैं. तो हमने वाटर सॉल्युबल को और क्या समझा था? हमने समझा था कि इसको आयोनाइज्ड ड्रग्स बोलते हैं, और इसको नॉन आयोनाइज्ड और नॉन पोलर और इसको पोलर. ओके, तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है फाइजोस्टिगमिन, वो वाटर लिपिड सॉल्युबल है. ओके, जब लिपिड सॉल्युबल है तो वो ईजिली मेम्ब्रेन क्रॉस कर पाएगी. तो आप अब मुझसे कहेंगे कौन कौन सी मेम्ब्रेन क्रॉस कर पाएगी? तो आपको पता ही है, GIT की कर लेगी, आई की मेम्ब्रेन, और तीसरा बचेगा आपका ब्लड ब्रेन बैरियर. ओके, तो ब्लड ब्रेन बैरियर का भी ये मेम्ब्रेन क्रॉस कर पाएगी. तो और जो नियोस्टिगमिन है वो ना ही GIT क्रॉस कर पाएगी, ना ही आई, और ना ही ब्लड ब्रेन बैरियर, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है. जब ये वाटर सॉल्युबल है तो आप कहेंगे फिर तो हमें ये इंजेक्शन के थ्रू देनी होगी. ओके, इंजेक्शन के थ्रू. और अब आपने यहाँ समझ लिया कि ये लिपिड सॉल्युबल है, और तो हम कैसे दे सकते हैं इसको?
ओरली भी हम इस ओरली ही दे सकते हैं इसको, ओके। तो यहाँ पर ये जीआईटी की भी मेम्ब्रेन क्रॉस कर रही है, आई की भी, और ब्लड ब्रेन बैरियर की, ओके। तो हमने पढ़ा था कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो आई में क्या कराता है, आई में कुछ याद आ रहा हो तो आई में कॉन्ट्रैक्शन कराता है, ओके, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन कराता है। और फिर इसको हमने पढ़ा था मियोसिस। अब हमें कॉन्ट्रैक्शन किस केस में चाहिए, तो वो चाहिए हमें एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में, ओके। और जीआईटी में क्या है, जीआईटी में भी ये सिक्रीशंस बढ़ाता है, ग्लैंड का सिक्रीशन बढ़ाता है। और ब्लड ब्रेन बैरियर यानी ब्रेन में भी M1 M2 M3 M5 पांचों ही रिसेप्टर्स होते हैं, मस्करेनिक रिसेप्टर्स, तो ये उसको भी स्टिमुलेट कराता है, ओके। तो हमने समझा इतना वाटर सॉल्युबल में नियोस्टिमिन। अब हम मूव करते हैं एट्रोपिन की तरफ, ओके। ये मैंने बताया था आपको, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का फंक्शंस हैं। इसमें कहीं पर आई के बारे में ये लिख रहा है प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन, तो ये हमने कहाँ चाहिए हमें, एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में, ओके। फिर हम समझते हैं एट्रोपिन पॉइजनिंग। तो एट्रोपिन पॉइजनिंग क्या है, एट्रोपिन पॉइजनिंग अकर्स थ्रू एक्सीडेंटल इंटेंशनल ओवरडोज ऑफ मेडिकेशन दैट कंटेन एट्रोपिन। ऑब्वियस है, जिसमें एट्रोपिन होगा वो एक्सीडेंटल या इंटेंशनली उसकी ओवरडोज हो जाती है, इसी वजह से एट्रोपिन पॉइजनिंग होती है, ओके। तो यूजेस क्या क्या हैं एट्रोपिन के, एट्रोपिन ब्रेडिकार्डिया कराता है, सलाइवा को डिक्रीज कराता है, और एयरवे जो होती हैं उसको सिक्रीशन उसका कम कराता है, और मेड्रियासिस कराता है। तो ये ठीक है। चलिए, इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हो सकते हैं, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, ड्राई हॉट स्किन हो सकती है ड्यू टू ड्राइनेस, ओके, ब्लड विजन हो सकता है, डायलेटेड प्यूपिल हो सकता है, टैकीकार्डिया हो सकता है, डेलीरियम हो सकता है, यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है। अब आप थोड़ा सा रिकॉल करके अगर समझेंगे एट्रोपिन पॉइजनिंग में ये सब के इसके फंक्शंस हैं, ये सारे के सारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के फंक्शंस हैं, ओके। ओके, सो एट्रोपिन क्या है, एट्रोपिन इज़ अ एंटी मस्करेनिक रिसेप्टर ड्रग। फिर इसमें एट्रोपिन क्या हो रहा है इसमें कि जो M1 रिसेप्टर है, M2 रिसेप्टर है और M3 रिसेप्टर्स हैं, ऑल दीज 5 रिसेप्टर्स, ये M4 M5 भी होते हैं, तो ऑल दीज 5 रिसेप्टर्स आर ब्लॉकिंग बाय द एट्रोपिन, ओके। बाय द ब्लॉकिंग ऑफ दीज रिसेप्टर्स एसिटाइल कोलिन इज डिक्रीजिंग, एसिटाइल कोलिन डिक्रीज हो रहा है। अब एसिटाइल कोलिन को आपको बढ़ाना है तो आप कौन सी ड्रग देंगे, तो उस ड्रग का नाम है फाइजोस्टिगमिन, ओके। सो फाइजोस्टिगमिन क्या करता है कि ये 50% तो ये ब्रेन में चला जाएगा, ओके, और 50% ये जो पेरिफेरल सिम्टम्स हैं उनको ठीक करेगा, तो जो आउटसाइड रहेगा ये 50% ब्रेन में रहेगा, 50% आउटसाइड में रहेगा। तो इससे क्या होगा कि जो एसिटाइल कोलिन की जो डेफिशिएंसी है, कम है, वो ठीक हो जाएगी बाय द प्रिस्क्राइबिंग या गिविंग द फाइजोस्टिगमिन टू द पेशेंट। बेसल न्यूक्लियस ऑफ मेनर्ड, ये एक पार्ट है ब्रेन का, दिस इज़ द ब्रेन, ओके। ये ब्रेन का एक पार्ट है बेसल न्यूक्लियस ऑफ मेनर्ड, और इसमें क्या है, एसिटाइल कोलिन इज़ द मेन न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ दिस एरिया, ओके। तो ये एरिया का काम क्या है, ये किस काम में यूज होता है, तो इसमें आपने देख रहे होंगे एम ई से हम समझ सकते हैं मेमोरी, ओके। तो ये मेमोरी के लिए रेस्पॉन्सिबल है कि आपकी मेमोरी अच्छी बनी रहे और आपको याद रहे, ये सब रहे, ये वेसल न्यूक्लियस ऑफ मेनर्ड का काम है, ओके। तो इसमें हमने समझा कि एसिटाइल कोलिन मेन न्यूरोट्रांसमीटर है इस एरिया का, तो हम इसको बोल सकते हैं कोलिनर्जिक न्यूरॉन, ओके, कोलिनर्जिक न्यूरॉन भी बोल सकते हैं हम इसको। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ओके, तो क्या ये तो हमने पढ़ा ही है कि न्यूरॉन्स एक बार अगर जितने बन गए उसके बाद वो डिवाइड नहीं होते हैं, फिर वो उनकी डेथ होती है या वो डीजेनरेट होते हैं, ओके। तो जब भी ये जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स हैं, ये कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स जब कभी भी इनकी क्या हो जाए, डेथ हो जाए, डेथ या हम कहेंगे कि डीजेनरेशन होना शुरू हो जाए, डीजेनरेशन हो जाए, तो फिर क्या होगा, तो ऑब्वियस है ये कोलिनर्जिक न्यूरॉन कम हो जाएंगे। जब कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स कम हो जाएंगे तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि एसिटाइल कोलिन भी कम हो जाएगा। जब ये यहाँ से इसमें न्यूरॉन्स ही कम हो जाएंगे तो एसिटाइल कोलिन भी कम हो जाएगा।
तो जब एसिटाइल कोलिन कम हो जाएंगे, और एसिटाइल कोलिन रेस्पॉन्सिबल है आपकी मेमोरी के लिए, और यहाँ पर कम हो गए, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर पर्सन को डिमेंशिया होगा। ओके, और अब ये हो रहा है बड़े में, यानी एबव 60 ईयर्स ओल्ड पर्सन में, तो हम इसको बोलेंगे सेनाइल डिमेंशिया, क्योंकि ये 60 साल से ज़्यादा के लोगों को हो रहा है। ओके ओके, सो हाउ यू विल ट्रीट सेनाइल डिमेंशिया। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सेनाइल डिमेंशिया इज ऑल्सो नोन एज एल्जाइमर्स डिजीज़। ओके, तो सेनाइल डिमेंशिया में हमने देखा था कि एसिटाइल कोलिन का सिक्रीशन कम हो रहा था, तो आप वही कर देंगे कि आप सिक्रीशन इसका बढ़ा देंगे, तो एसिटाइल कोलिन का सिक्रीशन बढ़ गया। लेकिन इसके लिए कौन सी ड्रग हम दे रहे थे, फाइजोस्टिगमिन हम ड्रग दे रहे थे एसिटाइल कोलिन को बढ़ाने के लिए। किस केस में हमने देखा था, एट्रोपिन पॉइजनिंग में। ओके, लेकिन हम यहाँ पर ये समझेंगे कि विल वी प्रिस्क्राइब फाइजोस्टिगमिन इन सेनाइल डिमेंशिया। तो थोड़ा सा आप जल्दी से रिकैप करेंगे तो आपने पढ़ा था कि 50% तो जो फाइजोस्टिगमिन है वो ब्रेन में चली जाती है, और 50% वो बाहर रह जाती है, यानी पेरीफेरी में रह जाती है। तो 50% इनसाइड गई। ओके, इनसाइड जाके उसने क्या करा कि एसिटाइल कोलिन सिक्रीट करा दिया, बढ़ा दिया, ये तो ठीक हो गया। लेकिन क्या हुआ, 50% जो बाहर रह गई मतलब आउटसाइड हो गई। तो आउटसाइड में क्या होगा अब इसका, कि ये M1 को भी स्टिमुलेट कराएगी, M2 को भी स्टिमुलेट कराएगी, और M3 को भी कराएगी। तो M1 को जब ये सिक्रीट कराएगी तो क्या होगा, HCl का सिक्रीशन बढ़ेगा, और M2 को जब ये स्टिमुलेट करा देगी तो क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा या हार्ट रेट कम हो जाएगी। और M3 में आपने देखा ही था कि जैसे कि अदर्स पर होता है, तो इसमें क्या करेगा, ये यूरिन का आउटफ्लो बढ़ा देगा। तो जब इतनी सारी ये सब चीज़ें इसके साथ मिल रही हैं, तो क्या आप किसी पेशेंट के लिए फाइजोस्टिगमिन प्रिस्क्राइब करोगे इन केस ऑफ सेनाइल डिमेंशिया? तो ऑब्वियस है नॉट, क्योंकि वो जितना वो याद करेगा उससे ज़्यादा तो वो उतना वो वॉशरूम में अपना टाइम बिता देगा, तो आपको ये प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। ठीक है, तो इन दिस केस वी कैन से इन दिस केस वी डू नॉट प्रिस्क्राइब फाइजोस्टिगमिन इन एल्जाइमर डिजीज और सेनाइल डिमेंशिया, बिकॉज वी वॉन्ट एंटायर ड्रग इन द ब्रेन, नॉट आउटसाइड द ब्रेन। ओके, तो इसके लिए फिर और कोई ड्रग की रिसर्च हुई, उसका नाम है टैक्रिन। तो टैक्रिन क्या है, टैक्रिन इज ऑल्सो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। ओके, और ये लिपिड सॉल्युबल है, लिपिड सॉल्युबल भी है, तो हम इसको ओरली भी दे सकते हैं। और इसमें एक ये भी फ़ायदा है कि 99% ऑफ ड्रग एंटर इन द ब्रेन, तो सब कुछ हमें मिल रहा है। बट दिस ड्रग वॉज चॉइस फॉर एल्जाइमर्स डिजीज़, वॉज, यानी अब ये नहीं दे रहे हैं। तो वॉज क्यों था, तो कुछ इसके कारण रहे होंगे। तो सबसे बड़ा जो कारण है, कॉज है, वो है शॉर्ट एक्टिंग। ओके, तो शॉर्ट एक्टिंग का मतलब ये है कि दिन में इसको 4 बार दे रहे हैं, 4 टाइम्स अ डे। अब ये हम किससे कह रहे हैं 4 टाइम्स अ डे लो, जिसे याद ही नहीं रहता है, जो भूल जाता है, जो डिमेंशिया है उसे। ओके, तो फिर ये भी ड्रग ज़्यादा दिन नहीं चली। फिर उसके बाद और जो ड्रग्स हैं उनको फिर और काम किया गया, तो और भी ड्रग्स आई। तो इसमें हमें क्या मिला, इसमें 3 ड्रग्स मिली हैं, डोनिजिपाइल और रिवास्टिगमिन, गैलेंटामाइन। ओके, तो ये क्या क्या करती हैं ड्रग, ये एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर्स भी हैं, लिपिड सॉल्युबल भी हैं, और 99% एंट्री भी है इनकी ब्रेन में। तो यहाँ पर कोई भी फेरिफेरल सिम्टम्स नहीं आएंगे। ओके, और ये लॉन्ग एक्टिंग भी हैं, और ये हिपेटोटॉक्सिसिटी भी नहीं कराती हैं। और ये इसमें एक पॉइंट रह गया था, ये हिपेटोटॉक्सिसिटी को कॉज करती हैं। ओके, तो दीज ड्रग्स कॉज हिपेटोटॉक्सिसिटी, इसीलिए टैक्राइन को अब ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है। तो ये दीज आर दी ड्रग ऑफ चॉइस फॉर दी सेनाइल डिमेंशिया और एल्जाइमर्स। ओके, सो हमने इस लेक्चर में समझा इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स, उसमें भी हमने समझा था रिवर्सिबल ड्रग्स। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, अब हम शुरू करेंगे एंटी कोलिनर्जिक सिस्टम पर। ओके, तो अगर आपको ये सब कुछ अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको पढ़ते रहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए, अपने नोट्स सुनाइए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। जय श्री महाकाल।